हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। तो इससे पहले हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर चुके हैं और हम देखेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम। बेसिकली डिफरेंस क्या आता है नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, क्यों हम लोग का डिफरेंस हम लोग समझते हैं, नेफ्राइटिक में क्या ऐसा खास है कि जो नेफ्रोटिक में नहीं है। नेफ्रोटिक जो है एक कंस्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स है, राइट, वेयर एज नेफ्राइटिक जो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। तो यही समझना है बेसिकली क्या है। जो पहली लाइन लिखी है इसमें, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई। ये ग्लोमेरुलाई में जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे कैरेक्टराइज होता है, राइट। द टर्म ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको ग्लोमेरुलो एक है, इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें पूछा जाए कि व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज नोन एज नथिंग बट तुम्हारा क्या, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, राइट। तो टर्म glomerulonephritis signifies glomerular inflammation in which there is immunological mediated injury to the kidney। यहाँ पे अभी क्या होता है, एक immunological mediated injury होता है किडनी पे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये ग्लोमेरुलर सिग्निफाई करता है ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन को, और यहाँ पे क्या होता है, इन विच देयर इज इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड इंजरी टू किडनी। यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड जो है इंजरी होता है किडनी पे। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, तो आई अपोलोजाइज फॉर द नोट्स, काइंड ऑफ नोट्स दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ हैप्पजर्ड। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, ये सेकेंड ईयर के नोट्स हैं मोस्टली रीनल के, और उस टाइम पे बहुत सी ऐसी फालतू चीज़ें मैंने एलिमिनेट कर दी जो तुम्हें मेडिसिन में ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की, ठीक है ना। तो आई गेस थोड़ा सा हैप्पजर्ड होगा, लेकिन साथ बने रहना तो सीख जाओगे, ठीक है ना। इटियोलॉजी क्या है इसमें, पीएसजीएन, आरपीजीएन, पीएसजीएन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। और अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे तुम्हारा वो आता है, मतलब कि लिखने को आता है 10 नंबर का, तो बिना पीएसजीएन लिखे पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो पीएसजीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाऊँगा अभी। दूसरा क्या है, आरपीजीएन हो सकता है इसमें, इसी में पीएसजीएन, आरपीजीएन, आईजीएन नेफ्रोपैथी, एमपीजीएन भी आता है, ठीक है ना। एमपीजीएन तुम्हारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी आएगा, लेकिन उसका इंसिडेंस मतलब कि दोनों ही एमपीजीएन में दोनों ही देखते हो, नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक दोनों ही कंपोनेंट आते हैं, लेकिन याद रखना है कि इटियोलॉजी एमपीजीएन हो सकता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो है 4 क्लासिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे वहाँ पे हमने कुछ क्लासिकल कंपोनेंट्स पढ़े थे, जैसे कि प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, इडीमा, मतलब कि इडीमा, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडोरिया, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, लिपिड्यूरिया, ये सब पढ़े थे। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीनयूरिया, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन और हीमैचूरिया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम्हारा एक टर्म आता है हीमैचूरिया, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ओलिगोयूरिया, ठीक है ना। यहाँ पे ओलिगोयूरिया, तो इसका पैथोजेनेसिस बेसिकली समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे इसमें क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। अब यही जो पूरा रिएक्शन है इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला, इसी को हम लोग टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। ये इसी को क्या कहते हैं अपन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कह देते हैं। अब यहीं पे हमने एक चीज़ और देखते हैं कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा तो एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी भी क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये भी कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करा सकते हैं, और ये जो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी है ये भी क्या करेगी, ये भी तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करा देगी, और ये एक काम करती है एंटी जीबीएम बॉडी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी मैं आगे बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों रिएक्शंस ने कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन कराया, तो कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हुआ तो ऑब्वियसली इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस का चालू होगा। इन्फ्लेमेशन चालू हुआ तो क्या हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ। अभी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के 3 कंपोनेंट आते हैं, एक तो इसमें जीएफआर कम हो जाएगा, दूसरा प्रोटीनयूरिया हो जाएगा, और तीसरा क्या है, डैमेज टू ब्लड वेसल एंड एंडोथेलियस। यहाँ पे पहले तो जीएफआर कम होगा, तो जीएफआर कम होने से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, और यूरिन आउटपुट कम होगा तो ओलिगोयूरिया होगा। तो बेसिकली ओलिगोयूरिया की लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स बोलते हैं। अगर तुम 300 ml भी बोलते हो तो भी वो सही है, लेकिन 400 ml बोलते हो तो भी ठीक है, ठीक है ना। 300 ml बेसिकली याद रखना, या अगर एग्जामिनर को बोलते हो तो 300 ml बोलना, अगर 400 ml बोलोगे तो इट्स काइंड ऑफ ठीक है, चलो मान सकते हैं, लेकिन 300 ml ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और जीएफआर कम होगा, यूरिन आउटपुट कम होगी, तो जीएफआर कम हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पहले तो 3 चीज़ें याद रखनी है कि जीएफआर कम हो जाएगा, प्रोटीनयूरिया हो जाएगा, और डैमेज टू ब्लड वेसल एंड एंडोथेलियस। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे। जीएफआर कम होगा तो ओलिगोयूरिया होगा। अभी जीएफआर कम हुआ तो मतलब कि वहाँ पे कम वो जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो क्या होगा, मतलब कि एक तरीके से
वेजोडाइलेशन हुआ तो उसी को करने के लिए ज़्यादा उधर भेजने के लिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना पड़ेगा। अभी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे कराएंगे, रास का एक्टिवेशन करा देंगे। रास में एक्टिवेशन से क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन बन जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, उधर ज़्यादा भेजने लगेगा, ठीक है ना। तो रास का एक्टिवेशन हुआ, एल्डोस्टेरॉन बढ़ा, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ा, और क्या हुआ, बीपी हाइपरटेंशन हो गया। अभी प्रोटीनूरिया है, इसके बाद हो चुका है। अब तीसरा क्या है, डैमेज टू ब्लड वेसल एंड एंडोथेलियल सेल्स। अभी ब्लड वेसल और एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज हो गया, तो क्या होगा, अगर ब्लड वेसल्स का यहाँ पे डैमेज हुआ तो क्या होगा, आरबीसी कास्ट आने लगेंगे यूरिन में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इन यूरिन। दूसरा क्या होगा, हिमैचूरिया होगा। हिमैचूरिया होगा तो क्या होगा, कोला कलर्ड और यूरिन, कोला कलर्ड यूरिन और स्मोकी यूरिन आएगा, जिसको मैं पीएचजीएन में आगे बात करूँगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पीएचजीएन का, 5 से 15 साल के बच्चों में होता है पीएचजीएन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के हिस्ट्री ऑफ थ्रोट देता है, यही चीज़ें हैं वहाँ पे भी, लेकिन मैं आगे उसको बताऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी यूरिन में आएगा, आरबीसी जितना है ये यूरिन में आएगा, हिमैचूरिया होगा, कोला कलर्ड यूरिन बन जाएगा, स्मोकी यूरिन, और एटलीस्ट 3 आरबीसी पर हाई फार फील्ड होने चाहिए, ताकि हम लोग इसका डिटेक्शन मतलब कि कंफर्म कर सकें कि ये है। तो बेसिकली यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि हिमैचूरिया हो सकता है, इसमें एजोटीनिया हो सकता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। क्या क्या लिखा है, हिमैचूरिया लिखा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, एजोटीनिया हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, वेरिएबल प्रोटोनिया हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ओडीमा हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो यही बात रही तुम्हारी नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।